नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला फ्रॉम गया जी बिहार। आईएफपीएच द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 1123वें दिवस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का मौन व्रत करेंगे। आप सबों का पुनः एक बार अभिनंदन। डॉक्टर रुचि वाधवा आज की हमारी जो गेस्ट स्पीकर है डॉक्टर रुचि वाधवा। डॉक्टर रुचि वाधवा एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद एवं अनुभवी चिकित्सक है जो वर्तमान में राज्य राष्ट्रीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल लखनऊ में फॉरेंसिक मेडिसिन एवं टेक्नोलॉजी विभाग की प्रोफेसर एवं एचओडी के पद पर कार्यरत है। आपने होम्योपैथिक चिकित्सा में अपनी उच्च शिक्षा पूर्ण कर शैक्षणिक एवं चिकित्सीय क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। लगभग 20 वर्षों के व्यापक क्लिनिकल अनुभव तथा 16 वर्षों के समृद्ध अकादमिक अनुभव के साथ डॉक्टर वाधवा ने चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान एवं विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फॉरेंसिक मेडिसिन एवं टेक्नोलॉजी जैसे संवेदनशील एवं दायित्वपूर्ण विषय में आपकी विशेषज्ञता विद्यार्थियों को न केवल विविध चिकित्सीय ज्ञान प्रदान करती है बल्कि चिकित्सा क्षेत्र में नैतिकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और व्यवहारिक समझ भी एक विकसित करती है। आज की इस वेबिनार में आपका मार्गदर्शन हम सभी के लिए अत्यंत प्रेरणादायी एवं ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा। हम हृदय से आपका स्वागत करते हैं और आपके बहुमूल्य विचारों को सुनने के लिए भी उत्सुक है। आपका आज का टॉपिक है चाइल्ड अब्यूज इन सोसाइटी, अ हिडन एपिडेमिक। तो डॉक्टर रुचि मैम, आपका आईएफपीएच मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। यस। आज का मेरा जो विषय है वो चुना है मैंने चाइल्ड अब्यूज, क्योंकि आज का जो समय है वो बहुत ज्यादा, अगर हम बच्चों के ऊपर देखें तो सबसे ज्यादा जो बच्चों के ऊपर प्रेशर आ रहा है वो एकेडमिक की तरफ से। जो पेरेंट्स शायद ना ये जानकर कि वो उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि बच्चों की तरफ कि वो उनको सही रास्ते पर लेकर जाएं, और शायद वो कुछ इतना ज्यादा प्रेशर बच्चों के ऊपर आने लग जाता है इस चीज को लेकर कि हम देख रहे हैं जैसे कि ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स आजकल खुल गए हैं, जैसे कोटा में है, सीकर में है, बेसिकली हम राजस्थान की बात करें, या कहीं पे भी जैसे हैं, फिजिक्स वाला है, नीट की तैयारी करवा रहे हैं, या जेई की तैयारी करा रहे हैं, या आईएएस बनना है किसी को, आईपीएस बनना है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, जो भी है, ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि बीइंग अ पेरेंट, हर पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा सफल हो और टाइमली वो अपने बच्चे को किसी अच्छे इंस्टीट्यूट की गाइडेंस में वो रखे, और फिर एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ने लग जाती हैं कि बच्चा जो है वो शायद बहुत ज्यादा प्रेशर फील करता है। तो एंड रिजल्ट जो हम आजकल देख रहे हैं वो ये हो रहा है कि सुसाइड जो है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हो गए हैं, बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, और छोटी एज में ही कई बार क्या होता है कि कई महत्वाकांक्षा पेरेंट्स इतने ज्यादा हैं कि वो डिसिप्लिन सिखाने के चक्कर में एक लाइन जो है क्रॉस करके वो चले जाते हैं, जिसको हम नाम देते हैं चाइल्ड अब्यूज का। तो आज का मेरा विषय यही है कि हम अपने बच्चों को अच्छा बिहेवियर सिखाने के चक्कर में कहीं बहुत ज्यादा अब्यूजिव तो नहीं हो रहे, जिसके कारण बच्चा कहीं डिप्रेशन में या कोई सब्सटेंस अब्यूज की तरफ या कहीं कुछ ऐसा कदम ना उठा ले जिसकी वजह से उसको जिंदगी भर किसी मेडिकेशन की तरफ या पेरेंट्स को कोई पछतावा हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बच्चे को इतना निग्लेक्ट कर देते हैं कि वो बहुत ज्यादा जो है अपने पेरेंट्स को अपने मन की बात बता नहीं पाता, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन की तरफ चलने लगता है, और जिसका इम्पैक्ट जो है, हम डायरेक्टली एंड डायरेक्टली बात करें कि बच्चे जो हैं वो हमारे यहाँ नेशन का फ्यूचर है, हमारी कम्युनिटी का फ्यूचर है। अगर आज हम उनको नहीं समझेंगे या उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो इनडायरेक्टली जो है वो पूरा अफेक्ट जो है वो हमारा नेशन की तरफ आएगा, क्योंकि फ्यूचर को जो है हम वो खराब करते हैं। तो यही डिस्कशन का भी विषय है कि
कोई बच्चा अगर कांस्टेंट क्राइम की तरफ जा रहा है, हमेशा रोता रहता है, तो आप उस चीज पे कैसे रिएक्ट करते हैं? या कोई बच्चा अगर बहुत ज्यादा रो रहा है तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, आप उसको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? और कोई बहुत छोटा बच्चा है, अगर वो कॉन्स्टेंटली रो रहा है, तो आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए? तो अगर बीइंग अ होम्योपैथ मैं बात करूं, तो हमारा रिएक्शन जो है वो बहुत ज्यादा काम पेशेंट होना चाहिए, क्योंकि जितना कामली आप बात करेंगे बच्चे के साथ, तो वो उतना ही रिलैक्स होकर अपने मन की बात शायद आपको बता पाए। तो रिएक्शन डिपेंड करता है कि वो किसी फिजिशियन के थ्रू हो रहा है, या वो बच्चे का कोई फैमिली फ्रेंड है, या उसका पेरेंट है, क्योंकि हर एक का रिएक्शन जो है वो डिफरेंट होगा। तो ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं, अगर हम समझे, अगर कि कोई बच्चा रो रहा है बहुत ज्यादा, तो माँ कहीं जॉब कर रही है बाहर, या कहीं थक कर आई है, तो वो उस चिल्लाहट को बिना समझे कि मेरी बच्ची क्यों चीख रही है, अगर उसको स्लैप करती है, तो उसके बिहेवियर को सही करने की बजाय क्या उसने एक लास्टिंग मार्क छोड़ा है उस बच्ची के ऊपर? शायद अगर वो माँ उससे प्यार से पूछती तो वो बता भी पाती, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि उसने उसको दर्द दिया। वो दर्द जो था वो लिमिट्स को क्रॉस करता हुआ चला गया, क्योंकि एक बहुत थिन लाइन है बिटवीन डिसिप्लिन एंड चाइल्ड एब्यूज। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार वो पेन इतना ज्यादा हो सकता है कि आपने जो एक डिसिप्लिन सिखाने के लिए कोई माइल्ड पनिशमेंट को चूज किया, और वो पनिशमेंट इतनी ज्यादा थी कि वो स्टिचेस लगवाने पड़े किसी बच्चे को। या एक बीच में बहुत ज्यादा एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां पर एक छोटा बच्चा होली का टाइम था, अपनी दादी के ऊपर कलर्स फेंकता है। तो जो उसने तो बहुत शायद प्यार से ये किया, क्योंकि एक रिचुअल था होली खेलना, लेकिन उसकी दादी ने कैसे रिएक्ट किया, उसको इतना गुस्सा आया कि उसने, मे बी शायद उसकी दादी को बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, शायद वो नहा कर आई हो, उसके कपड़े खराब हो गए हो, कुछ भी, लेकिन वो बच्चा था, वो ये चीज समझ नहीं पाया। उसने खेलते हुए दादी के ऊपर कलर फेंका, तो हुआ क्या, उसके पास वो गई अंदर, इतना गुस्सा आया, गरम बाल्टी लेकर आई और बच्चे के ऊपर वो स्प्लैश कर दिया। ये बहुत ज्यादा न्यूज में आया था उस टाइम पे। वही है कि आप अगर डिसिप्लिन सिखाना चाह रहे हैं, तो आपको भी अंदाजा होना चाहिए कि आपकी सीमा क्या है, और कहीं आप इतनी बड़ी एक अपने बच्चे को पनिशमेंट दे दे कि कहीं वो बुरी तरह जल जाए, या बुरी तरह उसको कोई इंजर हो जाए, तो वो एक ऐसे ट्रॉमा में चला जाएगा जहां से बच्चे को वापस लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हम लोगों के लिए ये जानना कि क्या चाइल्ड अब्यूज और डिसिप्लिन क्या एक ही है, या उनमें डिफरेंस है, और कहीं हमें वो लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है, जहां ये पेरेंट्स को सीखने की जरूरत है कि बहुत ज्यादा कहीं डिसिप्लिन सिखाने के चक्कर में, या बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाने के चक्कर में, कहीं हम उसको बहुत ज्यादा पनिशमेंट तो नहीं दे रहे, जिसके चलते बच्चा जो है कहीं ट्रॉमा में, कहीं बहुत ज्यादा एंशियस हो जाए, डिप्रेशन में चला जाए, या जहां उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस और अच्छी होनी चाहिए थी, वो अब और ज्यादा पुअर हो रही है। बच्चे का सेल्फ एस्टीम डिस्टर्ब हो रहा है, वो कहीं ऐसी कंडीशन में ना चला जाए कि वो कोई सब्सटेंस अब्यूज लेना शुरू कर दे, या उसका बिहेवियर और ज्यादा वायलेंट हो जाए। तो इसके लिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना, या प्रिवेंट करना, जो बच्चों के राइट्स हैं उनको समझना, उनकी मेंटल हेल्थ को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि हम एक हेल्दी और इमोशनली बच्चे को डेवलप कर पाएंगे। और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें पेरेंट्स की होती है। ये फैक्ट है कि आज का टाइम अगर हम देखें, तो अराउंड 40 मिलियन जो बच्चे हैं वर्ल्ड वाइड, हर साल इस अब्यूज से जूझते हैं, और विक्टिम जो हैं वो मोस्टली स्ट्रेस की तरफ जा रहे हैं। तो माल ट्रीटमेंट जो है वो आगे बच्चे के फिजिकली, इमोशनली, वर्क पर, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आगे जाके। तो चाइल्ड अब्यूज सिम्टम्स एंड साइंस सब वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट, कौन सी स्टेज पर या कौन सी एज पर कैसा क्राइम या अब्यूज बच्चे के साथ किया गया है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो चाइल्ड अब्यूज कैन बी डिफाइंड एज द कॉजिंग या परमिटिंग एनी हार्मफुल या ऑफेंसिव कॉन्टेक्ट टू अ चाइल्ड बॉडी या कम्युनिकेशन या ट्रांजैक्शन विच ह्यूमिलिएट्स,
शेम्स और फ्राइटन्स द चाइल्ड। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो रिएक्शन था बच्चे की तरफ, अगर उसने कुछ किया है तो कहीं वो आपने जो बच्चे के साथ किया वो बच्चे को ह्यूमिलिएट कर रहा है, उसको शर्मिंदा कर रहा है या उसको डरा रहा है। तो ये बात अगर हम करें कि एस्टिमेशंस हैं, ये स्टैट्स लिया गया है कि जिसमें 1 लाख से 5 लाख तक बच्चे जो हैं फिजिकली और सेक्सुअली जो है वो हर साल अब्यूज होते हैं। तो ये 4 तरह के अब्यूजेस हैं जो बच्चे की तरफ हम कर सकते हैं अगर हमने बच्चे को निग्लेक्ट किया, जो कि मोस्टली आजकल का टाइम है, क्योंकि मोस्टली दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, तो बच्चे को समय देने के लिए किसी के पास भी समय नहीं है। तो उसमें अगर हम 100% अब्यूज की बात करते हैं तो 63% जो है वो बच्चा सिर्फ निग्लेक्ट होने की वजह से डिप्रेशन में जा रहा है, सैडनेस में जा रहा है, कोई ऐसा कदम उठा रहा है जिसका पछतावा फिर पेरेंट्स को करना पड़ता है। फिजिकली बात करें, जो हार्म कर रहे हैं, कहीं थप्पड़ लगा दिया जोर से या जो भी चीज हाथ में थी वो बच्चे के ऊपर दे मारी, तो फिजिकली जो इंजरीज बच्चे को आती हैं वो 19% काउंट करते हैं। और सेक्सुअली भी बहुत ज्यादा अब्यूज हो रहे हैं, क्योंकि जो रिचेस्ट ऑफ फैमिलीज हैं ये चीजें वो बाहर नहीं आने देते, जिसमें घर में ही जो उनके रिलेटिव्स हैं वो ही बच्चे के साथ सेक्सुअली अब्यूज कई बार करते हैं। तो वो 10% काउंट होता है। और इमोशनली अगर हम बात करें, जब आप समझ नहीं रहे बच्चे को या बच्चे की बात नहीं मान रहे, तो वो अराउंड 8% काउंट होती है। तो फिजिकल अब्यूज की जब हम बात करते हैं उसमें कुछ नॉन एक्सीडेंटल इंजरीज आ जाती हैं, जैसे बच्चे के ऊपर कोई स्कार मार्क आ जाए, आपने गर्म पानी फेंक दिया, कोई भी चीज हाथ में थी, कोई माँ खाना बना रही है, बेलन हाथ में था, वो दे मारा बच्चे को, तो बच्चे के ऊपर ब्रूइस हो सकता है, नील पड़ सकता है, या इतनी जोर से हिट किया, धक्का मारा तो बच्चे की बोन्स वगैरह भी फ्रैक्चर हो सकती हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं वो खुद इतना डर जाते हैं कि वो बच्चे को कहीं किसी फिजिशियन के पास नहीं लेकर जाते कुछ दिनों तक, जब तक कि उनको लगता है कि वो घर के कुछ ट्रीटमेंट करके बच्चे को ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब वो कंडीशन ठीक नहीं होती, बच्चा वर्स होता जाता है, तब वो जाना स्टार्ट करते हैं किसी फिजिशियन के पास, और वहां जाकर फिर वो झूठ बोलते हैं कि जो इंजरी हुई है वो कोई एक्सीडेंटल इंजरी थी, बच्चा गिर गया कहीं पे। लेकिन जो फिजिशियन है वो तो फिजिशियन है, वो सब जानता है, वो जब केस टेकिंग करता है और जो बातें पेरेंट्स बोलते हैं वो एग्जैक्टली दोनों चीजें मैच नहीं होती, तो यहाँ पे कंडीशंस क्लियर होती हैं कि ये शायद चाइल्ड अब्यूज का केस जो है वो रहा होगा। तो फिजिकली जब अब्यूज किया जाता है तो बच्चे के वो एकेडमिक अचीवमेंट पे अफेक्ट करता है, उसके रिलेशनशिप्स वो डेवलप नहीं कर पाता, बच्चा अग्रेसिव हो जाता है, बहुत ज्यादा एंगर मैनेजमेंट की दिक्कत आने लग जाती है, बच्चा एंजाइटी में, बच्चा डिप्रेशन में जाने लगता है। तो नॉर्मली हम इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं कि वो इंजरी एक्सीडेंटल थी या नॉन एक्सीडेंटल थी, क्योंकि अ, हम सब फिजिशियंस हैं, हम जानते हैं कि अगर एक्सीडेंटल होगी तो वो ऐसी जगह पे भी इंजरी आ सकती है जहां बच्चा खुद अगर अपने आप को हिट करता है तो वो नहीं कर पाएगा। या जो नॉन एक्सीडेंटल कई बार होती है तो वो हिट ऐसी जगह पे करते हैं पेरेंट्स, ज्यादातर उसकी बैक पे किया, जहां पे उसके खुद के हाथ जो है वो बच्चे के नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसी चीजें जो है वो केस टेकिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। तो ये कुछ एक पिक्चर्स हैं जहां पे ब्रूइसेस ऐसी जगह पे होता है जहां पे हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकते हैं केस टेकिंग के टाइम पे। या एक टर्म यूज होती है एज ऑफ इंजरी। एज ऑफ इंजरी का मतलब होता है हीलिंग ऑफ इंजरी, कि जो इंजरी हील होती है एक समय होता है। कोई कंट्यूजन हुआ, जो नील पड़ा, हमें पता है वो 15 दिन के अंदर अंदर अपना नीले से कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। और जब वो कलर चेंज होता है तो वो कुछ दिन जो बीतते हैं वो एक फिजिशियन को पता होता है कि कितने दिनों के अंदर अंदर पेशेंट या जो भी बच्चा है वो हील करेगा अपनी इंजरी को। लेकिन जो पेरेंट है वो कुछ और बताएगा, जो दिनों का फर्क पेरेंट बताएगा वो उसकी इंजरी जो हील हो रही है वो उससे कभी मैच नहीं होगा। तो यहाँ पे केस टेकिंग के टाइम पे फिजिशियन को पता चलता है कि 4 दिन के बाद जो कलर है वो अब नीले से ब्राउन होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। इसका मतलब पेशेंट लेकर आए, उसका जो रिलेटिव है या जो पेरेंट है वो गलत बोल रहा है, कहीं ना कहीं कोई और कारण है जो वो चीजें छिपा रहा है। तो इसीलिए अप टू डेट होना, हर सब्जेक्ट की नॉलेज होना
बीइंग अ होम्योपैथ भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए कि पेरेंट जो चीज बता रहा है अपने बच्चे को लेकर, क्या केस टेकिंग के टाइम पे आप जस्टिफाई कर पा रहे हो जो वो चीजें बता रहा है, और आप जो महसूस कर रहे हो या आप जो देख रहे हो, क्या वो एज ऑफ इंजरी या जो हीलिंग है बच्चे की वो बिल्कुल सही है उतने ही दिनों के हिसाब से जितना कि पेरेंट ने बताया। तो ये ऐसे पैरों पे छाले पड़ने, ज्यादातर बर्न्स का, स्कैर्स का केसेस है जो हमें 1 साल तक के बच्चे में देखने को मिलते हैं। सिगरेट के निशान है, ये सेक्सुअल अब्यूज के केसेस में हो सकते हैं। इसको हम सिक्स पेनी ब्रूइज का भी नाम देते हैं, जो कि एक मिलीमीटर सेंटीमीटर के साइज का एक डॉट होता है, जैसे किसी जलती हुई सिगरेट। तो वो हमें मिलेगा कहाँ पे? अगर कोई गर्ल चाइल्ड है तो उसके हमें ब्रेस्ट पे मिल सकता है, इनर थाइस पे मिल सकता है। तो ऐसे एरियाज पे मिलेगा जहां पे हम देखते ही बता पाएंगे कि ये चाइल्ड अब्यूज का केस होगा। तो केस टेकिंग हमारे लिए हमारा बहुत अच्छा एक हथियार है, जिससे कि हम ये चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम बैटर्ड चाइल्ड सिंड्रोम के नाम में भी ले सकते हैं। एक ये एग्जांपल मैं आपको बता सकती हूँ। इसमें क्या है कि नॉर्मली क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है और जब बच्चा रोता है, तो ज्यादातर माओ की या जो कितने घर में बुजुर्ग होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि बच्चे को गोदी में उठाकर शेक करते हैं, ताकि हो सकता है कि बच्चा रोना बंद कर दे। इसमें क्या हो रहा है कि जब आप बच्चे को शेक करते हो, इसको नाम भी हम क्या देते हैं, शेकन बेबी सिंड्रोम का देते हैं। इसमें जब बच्चा रोता है, उसका हेड जो है वो अभी पूरी तरह डेवलप नहीं होता, उसके जितने अंदर के कार्टिलेजेस हैं, टेंडन्स हैं, वो इतने स्ट्रांग नहीं है। तो जब आप बच्चे को सोचते हो कि हम हिलाकर उसको चुप करा देंगे, बच्चे को जब हम शेक करते हैं तो बच्चे का सिर देखिए आगे या पीछे की तरफ मूव करता है। तो इससे क्या होगा, इंटरनल उसके जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज हैं हेड के, शेकिंग से जब आप बच्चे को चुप कराने की कोशिश करते हो, तो उससे आगे पीछे जब टू एंड फ्रो मोशन होता है तो बच्चे की मैक्सिमम इंजरीज जो है वो हेड में हो जाती है। तो जिसको हम नाम देते हैं शेकन बेबी सिंड्रोम का। और कई बार ये भी जानबूझकर भी किया जाता है, जिन पेरेंट्स को नॉलेज होती है इस बात की कि ऐसा करने से वो ये कहेंगे कि हमने तो बच्चे को चुप कराने के लिए किया था, लेकिन इसमें इंटरनल जो है वो बच्चे को बहुत ज्यादा ब्रेन इंजरीज होती है, क्योंकि ब्रेन जो है वो बैक और फ्रोथ जो है वो मूव करता है, तो इससे इंटरनल उसके ब्रूइसिंग, ब्लीडिंग या स्वेलिंग हो सकती है। तो बच्चे को, 1 साल तक के बच्चे को तो ये सारी चीजें बहुत सोच समझ के करनी चाहिए पेरेंट्स को, क्योंकि ऐसा करने से आप बच्चे को चुप नहीं करा रहे, या बच्चे को, अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है, आप गुस्से में आ गए हो और उसको शांत करने के लिए अगर आप कैसे कर रहे हैं, तो आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, बच्चे बच्चे को अब्यूज कर रहे हैं, उसको इंटरनली इंजर कर रहे हैं। तो इसका बहुत ज्यादा बच्चे को ऊपर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे ब्रेन डैमेज होना, बच्चे में ब्लाइंडनेस आना, हियरिंग लॉस हो सकता है, उसको फिट्स आने लग सकते हैं, उसका नेक या स्पाइन इंजर हो सकता है, या अल्टीमेटली इतना ज्यादा हार्म हो जाता है बच्चे में, पैरालिसिस के बाद उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ज्यादातर ये जो शेकन बेबी सिंड्रोम आता है, तो ज्यादातर ये 2 से 4 साल के बच्चे में चीजें हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें वायलेंट शेकिंग जो है बच्चे को उठाकर ज्यादातर परफॉर्म की जाती है। अब बात करते हैं, ये था फिजिकल अब्यूज। अब बात करते हैं हम इमोशनल अब्यूज की, जिसमें ज्यादातर इमोशनली बच्चा जो है वो आइसोलेट फील करता है उस टाइम पर, जहां पे वो रिजेक्शंस फील करता है, पेरेंट्स की तरह इग्नोरेंस फील करता है कि उस, हम बात कर रहे थे इमोशनल अब्यूज की, जिसमें पेरेंट्स जो है मोस्टली वर्किंग होने के कारण जो है आजकल जो बच्चे फील कर रहे हैं कि उनको निग्लेक्टन हो रहा है, तो जिसकी वजह से बच्चों में स्पीच डिसऑर्डर्स आने शुरू हो गए हैं आजकल। और ये चीजें फिर आगे जाकर बच्चों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत करती हैं, क्योंकि एक स्टेज निकल जाती है जहां पर वो लोग आगे इसमें वापस आने में उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। और जब स्पीच इश्यूज आते हैं, बच्चा
फ्रेंड्स बनते हैं क्योंकि सब उसका मजाक बनाते हैं, तो वो दिक्कतें और बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो जिसमें बच्चा आगे कंडक्ट डिसऑर्डर्स होने शुरू हो जाते हैं, कुछ डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, क्रूअल हो जाता है, स्लीप डिसऑर्डर्स आते हैं, बच्चे को नींद नहीं आती, अग्रेसिव होने लग जाता है, तब ज्यादा उसके बिहेवियर में और ज्यादा दिक्कत आती है। अब पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे को डिसिप्लिन सिखाने के चक्कर में वहां वो अपनी लाइन क्रॉस करते हैं, जो कि एक लिमिट में कोई पनिशमेंट अगर आपने बच्चे को दी है उसका बिहेवियर ठीक करने के लिए या डिसिप्लिन सिखाने के लिए, अब वो कन्वर्ट होने लग जाता है अब्यूज में। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है निग्लेक्ट। तो निग्लेक्ट जो है, जिसमें फेलियर है पेरेंट्स का या केयर टेकर्स का, जिसमें प्रॉपर बच्चे को फूड नहीं खाना नहीं दिया जा रहा, या प्रॉपर क्लोथिंग नहीं बच्चे को दी जा रही है, बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा, या हाइजीन में नहीं की जा रही, या कोई उसको मेडिकली किसी मेडिसिन की जरूरत है, वो बच्चे पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो ये सारी चीजें जो है वो निग्लेक्ट में आ जाती है। अब बच्चा क्या करेगा जब उसको लगता है कि वो निग्लेक्ट का शिकार हो रहा है अपने पेरेंट्स की तरफ से? तब शायद वो खाना नहीं जब उसको प्रॉपरली दिया जा रहा, तब वो उसको स्टीलिंग या बेगिंग की हैबिट आना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे नींद जो है बंद हो जाती है, तो वो दिन में सोने की कोशिश करता है। सुपरविजन अच्छी नहीं है, अनअटेंडेड फील कर रहा है, तो कहीं चोट लगने पे अगर उसको प्रॉपर मेडिकल नीड्स नहीं दिए जाते, तब बच्चा है वो बहुत ज्यादा अबेंडेंड फील करता है। ये एक पिक्चर मैंने यहाँ लगाई है जिसमें बच्चा अकेला बैठा है, रो रहा है, और क्योंकि उसको कोई पूछने वाला नहीं है, खाना देने वाला नहीं है, तो बच्चे में अब बहुत सारे स्पीच डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर्स जो है वो आने शुरू आते हैं। और कुछ एक 9% केसेस हमें सेक्सुअल अब्यूज के भी मिलते हैं, जिसमें कोई भी घर का मेंबर भी बड़ा जब बच्चे को इनअप्रोप्रिएट तरीके से छूता है, या उसे कहेगा कि मेरी गोदी में आकर बैठो, वो टच करेगा कहीं पार्ट को, तो ये भी बच्चा जो है वो चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन या एक्सपोजर की तरफ बढ़ता है। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया, सेक्सुअल अब्यूज का ये बहुत एक हमें देखने को, जो इंजर्ड एरियाज हैं वो ज्यादातर हमें कहाँ मिलते हैं, जहाँ फीमेल है, फीमेल चाइल्ड है, तो वो बच्चे की ब्रेस्ट पे मिल सकता है, मैं ये इंटरनल थाइस पे मिल सकता है। तो ये कुछ एक डिसीजेस हैं, जगह हैं जहाँ हमें ये चीजें मिल जाती हैं। और ज्यादातर जो प्रीडेटर्स होते हैं या जो सेक्सुअली अब्यूज करते हैं, तो मोस्टली वो बच्चा उनको जानता होता है, उसी की फैमिली का होता है, तो ये सारी चीजें जो है वो बच्चे को बहुत ज्यादा फिर उसके, क्योंकि उसको बाद में डराया धमकाया जाता है कि अगर आप ये चीजें किसी से शेयर करोगे तो बच्चे को मारा जाएगा, या जिससे उसका कॉन्फिडेंस जो है वो और ज्यादा लैक हो जाता है। तो बच्चा क्या करता है, किसी से घुलता मिलता नहीं है, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करता, अकेला चुपचाप बैठा रहता है, तो और ज्यादा डिप्रेसिव या सैड हो जाता है। तो अब इसमें क्या चीजें ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अ, बच्चा जो है वो अकेला कहीं कोई बैठा हुआ है, तो ऐसा कोई प्रीडेटर आएगा जो उस बच्चे को सेक्सुअली अब्यूज करने की कोशिश करता है, फिर वो बच्चे को चॉकलेट्स देने, गिफ्ट्स देने, ताकि बच्चा उसके पास आए और वो अपने मन की बात को बता सके, और यहाँ से धीरे धीरे उसका सेक्सुअल अब्यूज जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। और ये फैक्ट है कि जो अगर हम एवरेज देखते हैं, तो 30% जो है वो कभी भी ऐसे अब्यूजेस को रिपोर्ट नहीं किया जाता, या तो फैमिली में होता है या बच्चा ही बता नहीं पाता अच्छे से। कुछ प्रीडेटर्स भी होते हैं, वो छिपाने की कोशिश करते हैं, और ज्यादातर जो वॉइस पे अब्यूज करते हैं वो ज्यादातर फीमेल्स होती हैं। और स्ट्रेसर्स होते हैं ज्यादातर जो अब्यूज की ज्यादातर की जाती हैं बातें, वो उन बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि वो बच्चा अनवांटेड हो,
लाइक कोई ऐसी प्रेगनेंसी हो गई हो, फीमेल अनमैरिड हो, डिवोर्सी हो, या हो सकता है मैरिड भी हो। और लॉफुल मैरिज में भी अगर घर में पहले से ही तीन या दो या तीन बच्चे हैं और एक और बच्चा हो जाए, तो वो ज्यादातर अब्यूज का शिकार रहते हैं, क्योंकि दैट वाज एन अनवांटेड चाइल्ड फॉर द पेरेंट्स। बच्चा अगर हैंडीकैप पैदा हो जाता है, क्योंकि आजकल हम मैक्सिमम सीपी के केसेस देखते हैं जहां पर बच्चा का ब्रेन जो है वो काम नहीं करता, जिसमें पेरेंट्स जो बच्चे के ऊपर हर दम बैठे रहें, तो इसमें पेरेंट्स भी इरिटेबल हो जाते हैं और चाइल्ड तो इरिटेबल रहता ही रहता है, तो इसमें उसको अब्यूज बहुत ज्यादा सहना पड़ता है। हाइपर एक्टिव चाइल्ड होते हैं, कई बार एक जगह पे नहीं टिकते, इधर भाग गए उधर भाग गए, तो वो पेरेंट्स डिसिप्लिन सिखाने के चक्कर में उसको कई बार इंजर कर देते हैं। तो लो बर्थ वेट जो चाइल्ड्स होते हैं ज्यादातर वो अब्यूज शिकार रहते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो स्ट्रेसर्स, सोशियो इकोनॉमिक कॉजेस हैं, जिसमें पॉवर्टी, गरीबी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पेरेंट्स को अब्यूजिव बनाने में। अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरी नहीं है, परिवार में खर्चा बहुत ज्यादा है, तो हर बच्चे को ही भूख को मारना जो है वो एक रीजन हो सकता है बच्चे को चोट पहुंचाने का। आइसोलेशन, बच्चे को अलग बिठा देना या खुद काम पे चले जाना, परवाह नहीं करना, या डोमेस्टिक वायलेंस, कई बार पेरेंट्स के ऊपर ऐसा किया जाता है, तो इनडायरेक्टली वो अगर कोई मेल जो है वो फीमेल को हिट करता है, तो मदर के ऊपर अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो इनडायरेक्टली जो है अपना गुस्सा जो है वो बच्चे को मार कर निकालती है। तो ये कुछ एक स्ट्रेसर्स हैं जो सोशो इकोनॉमिक रोल प्ले करते हैं अब्यूज करने के लिए। और ये ट्रिगरिंग सिचुएशंस हैं जो मजबूर करती हैं पेरेंट्स को ये करने में। जैसे कोई सबसे पहला पॉइंट जो मैं अभी तक बताती आई हूँ कि डिसिप्लिन सिखाने के चक्कर में आप बच्चे को इतना पनिश कर देते हो कि वो बच्चा जो है वो चाइल्ड अब्यूज का शिकार हो जाता है। कई बार क्या होता है, आजकल क्या है, नॉर्मली एक बच्चे हैं या मैक्सिमम दो, तो बच्चे इतने ज्यादा पोजेसिव हो गए हैं, आप लोग इतने ज्यादा, पेरेंट्स इतने पोजेसिव हो गए हैं कि आप कुछ कहते हैं तो वो बच्चा बात नहीं मानता। छोटा सा एग्जाम्पल है, जो मोबाइल एडिक्शन आजकल बच्चों में हो गया, खाना भी बच्चे मोबाइल देख के खाएंगे, थोड़ा सा पढ़े फिर मोबाइल चाहिए उनको, तो जब आप अब छीनने की कोशिश करते हैं, बच्चा आर्ग्यू करता है आपसे, और आर्ग्यूमेंट इतना ज्यादा हो जाता है कि फिर आप उसको दो थप्पड़ भी मार देंगे। तो कई बार ये सब चीजें जो है आगे जाके एब्यूज का काम करती हैं। और एनवायरमेंटल इश्यूज तो रहेंगे ही रहेंगे, घर का वातावरण ऐसा है, डोमेस्टिकली माँ अगर सेफ नहीं है या उसके हस्बैंड से उसके बन नहीं रही है, हस्बैंड बहुत ज्यादा मार रहा है, तो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो बच्चे के ऊपर आता ही आता है। तो ये साइंस है या जो सिम्टम्स हैं, फिर बच्चा हमें बताता है खुद कि वो स्ट्रेस में जा रहा है, वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर पाएगा, स्कूल में इरिटेबल रहेगा, बहुत ज्यादा उसको गुस्सा आएगा, जल्दी जल्दी रोएगा, वो एंजाइटी उसको बहुत ज्यादा रहेगी, थोड़े थोड़े देर में कहेगा सिर दर्द हो रहा है, मेरा मेरा पेट दर्द हो रहा है, आज मेरा स्कूल आने को मन नहीं कर रहा। तो ज्यादातर वो सोचता है कि मैं एक अलग कमरे में बैठा रहूं, ना वो अपने फैमिली फ्रेंड से मिलता है, ना किसी से बात शेयर करता है, और ज्यादातर क्लिंगिंग होने की कोशिश करता है। ये कुछ एक सिम्टम्स है जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जैसे 6 पेनी ब्रूइसेस है, जो 1 सेंटीमीटर के डॉट्स क्या हमें देखने को मिलते हैं बच्चे के बॉडी के ऊपर। ब्लैक आई हो सकती है कि बच्चे के सिर पे बहुत जोर से मारा, तो ब्लड जो है वो नीचे की तरफ फ्लोट करके उसके आंख के आसपास जो है वो कालापन आ जाए, इसको हम ब्लैक आई बोलते हैं। या सेक्सुअली बच्चे के ब्रेस्ट के ऊपर हमें बाइट मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये सारे जो है वो डिपेंड करता है, फिजिकल अब्यूज है या फिर वो सेक्सुअल अब्यूज है बच्चे के ऊपर। तो ये मैंने एक पिक्चर लिया है, बच्चे के ऊपर कई सारे बॉडी के ऊपर मार्क्स हैं जो कंफ्यूजन है, अलग अलग एरियाज में दिखा रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है, आईज के ऊपर है, पीठ के ऊपर है, नोज के ऊपर है, या फ्रंट में, बैक में, हर जगह पे बच्चे के ऊपर इंजरी मार्क्स जो है वो कहीं पर भी हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। तो जब हम हिस्ट्री लेते हैं, बच्चे को जब हॉस्पिटल लेकर आ जाता है, तो ये चीज जो मैंने आपको बताई कि केस टेकिंग के टाइम पे जो है वो बहुत सी चीजें हैं जो हमें अलग मिलती हैं। जो पेरेंट्स हमें चीज बताते हैं, बच्चे के ऊपर जो बॉडीली इंजरी मार्क हमें मिलते हैं। बच्चे को प्रॉपरली खाना नहीं दिया जाता, बच्चे का लो वेट जो है वो चलता चला जाता है, तो अनएक्सप्लेन्ड एक माल न्यूट्रिशन हिस्ट्री में हमें मिलेगा, जिसका पेरेंट्स के ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन या कोई आंसर
नहीं मिलता। तो जब हम एक्सरेज करते हैं, जब बच्चा चल नहीं पा रहा, तो फ्रीक्वेंट उस बच्चे के ऊपर हमें हो सकता है इंजरीज मिले कि बार बार, पहले कोई 2-3 महीने पहले एक फ्रैक्चर हुआ हो, एक फ्रैक्चर फिर हो गया। तो ये चीजें जो है वो हमें कई बार केस टेकिंग पे चीजें क्लैरिफाई होती है कि कहीं ये चाइल्ड अब्यूज का केस तो नहीं, बच्चे को बार बार इंजरी हो रही है, बार बार जो है वो फ्रैक्चर्स हो रहे हैं। तो कई बार अब्यूज इतना ज्यादा हो जाता है, इंजरी इतनी ज्यादा हो जाती है कि बच्चे में हेड इंजरीज के कारण हैमरेजेस, ब्लीडिंग इतनी ज्यादा होती है कि उसकी डेथ भी हो सकती है, हमें उसके टीयर्स मिल सकते हैं इंटरनल मेजर ऑर्गन्स में। तो जब हम अटॉप्सी करते हैं बच्चे का, बहुत ज्यादा अगर हमें लगता है कि ये नॉर्मल बच्चे की डेथ नहीं हुई है, तो पोस्टमार्टम के टाइम पे हमें कई सारी चीजें जो हैं और क्लैरिफाई करते हैं कि ये चाइल्ड अब्यूज का केस जो है वो कहाँ होगा। तो इसके लिए सबसे ज्यादा हमारे लिए बात को जानना क्या जरूरी है, या हमें क्या करना चाहिए, कि सबसे जरूरी है पेरेंट्स ओपन माइंडेड होना चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आप अगर बच्चे को डिसिप्लिन सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं आप अपनी लाइन तो क्रॉस नहीं कर रहे कि वो आगे जाके बच्चे में अब्यूज का काम करना है। तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी पेरेंट्स में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बच्चे को अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करवाइए। और अगर कोई सेक्सुअल अब्यूज का केस है और बच्चे को फैमिली मेंबर ही हरास कर रहा है, तो बच्चे की बात को सुनिए, जानिए और इस अब्यूज से बच्चे को बचाइए जितना हो सकता है। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज इसके लिए क्या है कि बच्चे से बात करना, उसकी फीलिंग्स को जानना, शेयर करना, तब जाकर वो कहीं अपने मन की बात आपसे शेयर कर पाएगा। फिर उसकी जो फीलिंग्स है, जो बच्चा का रिएक्शन हो रहा है, आप उसको क्या कह रहे हो, बच्चा कैसे रिएक्ट कर रहा है, हर एक चीज को जब तक आप समझेंगे नहीं, उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक आप उसके अब्यूज के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो बच्चे को समझिए, बच्चे की बात पर यकीन कीजिए। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो बहुत ज्यादा पेरेंट्स, बीइंग अ पेरेंट, जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है कि बच्चे की सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि फिर अब्यूज ना हो। जितनी भी उसकी फिजिकल इंजरीज हैं उसको हमें एड्रेस करना चाहिए। कहीं हड्डी टूट गई है बच्चे की, कहीं हेड इंजरी हो गई है, या कोई उसका जेनिटल इंजरी हो गया है, तो हर एक चीज जो है वो उसको एड्रेस करना, उसको समझना, उसको जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कुछ एक होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो हम बच्चे को दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस हिसाब से बच्चे को कहाँ इंजरीज हुई हैं, जिसमें जैसे रस्टॉक्स है, स्टेफिसेग्रिया है, पल्साटीला है, स्ट्रेमोनियम है, आर्निका है। कुछ एक मेडिसिन हैं जो बहुत ज्यादा कोई भी फिजिकल या इंजरीज होती है तो वहां पे जो है उसका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो जो, अगर हम प्रिवेंशन की बात करें, क्या ये चीजें प्रिवेंट हो सकती हैं, तो बहुत बड़ा यस है इसके लिए। इस चीज को जानना, समय से पहले पहचानना, और अगर पेरेंट्स खुद अब्यूज कर रहे हैं तो उस चीज को अंडरस्टैंड करिए। और अगर कहीं बच्चे को कहीं टीचर से हो रहा है, कहीं बाहर से कहीं हो रहा है, तो उस चीज को समझिए। नेबर्स के थ्रू हो रहा है, और कहीं जरूरी नहीं है कि सिर्फ पेरेंट्स ही इससे प्रिवेंशन में हेल्प कर सकते हैं। आसपास स्कूल के जो टीचर्स हैं वो एफर्ट कर सकते हैं कि बच्चा जो है वो पहले तो पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन अब वो उतना अच्छे से एकेडमिक्स में परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंड करना चाहिए, टीचर्स को समझना चाहिए उस बच्चे को कि कहाँ दिक्कत आ रही है। जब पीटीएम होती है या कहीं पॉसिबल हो पाए तो घर पर बुलाकर या स्कूल में पेरेंट्स को अलग से बुलाकर समझाना चाहिए, बात जानने की कोशिश करनी चाहिए। या कहीं आपके नेबर्स हैं, अगर कुछ समझ पा रहे हैं कि वो बच्चा बाहर नहीं निकलता, पहले बाहर आकर खेलता था, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो सिर्फ पेरेंट्स की तरफ से अगर अब्यूज आ रहा है तो हमारी आसपास के लोगों की, हमारे टीचर्स की, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस अब्यूज को रोकें। और अगर कहीं बाहर अब्यूज हो रहा है और बच्चा घर में पेरेंट्स के साथ उतना खुलकर बात नहीं कर पा रहा है, तो आप समझिए। आप अगर कहीं जॉब भी कर रहे हैं तो अपने बच्चे को समय दीजिए, जानिए कि बच्चा कहीं वीक हो रहा है, कहीं डिप्रेशन में जा रहा है, कहीं अपने एकेडमिक्स परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो कहीं ना कहीं कोई इशू है और आप ही उसको सॉल्व कर सकते हैं।
कोई वार्निंग साइंस तो बच्चा देगा ही देगा। कहीं वो आपसे शेयर नहीं करेगा, चुप चुप बैठेगा, अकेला बैठेगा, बच्चे को नींद नहीं आ रही है, रात को नहीं सो पा रहा, दिन में कहीं पे भी उसको झपकी आ रही है, तो वो साइंस दे रहा है आपको। अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप उसको कैसे अंडरस्टैंड कर पाते हैं। और कहीं कुछ ऐसा लगा है तो आप जल्दी से ऐसे केसेस को रिपोर्ट करिए जहां आप उसकी फैमिली, लाइक आप नेबर्स हैं, आप देख रहे हैं फैमिली में ऐसा चल रहा है और पेरेंट्स जो है वो बच्चे को अब्यूज कर रहे हैं, तो आपने एक बार फैमिली को समझाने की कोशिश की, वो नहीं समझ रहे हैं, तो आपकी ड्यूटी बनती है, नेबर्स की ड्यूटी बनती है, वो टीचर्स की ड्यूटी बनती है, या जो बच्चे को गाइड कर रहे हैं कि रिपोर्ट कीजिए ऐसे केसेस को, कि आप बीइंग अ नेशन का एक पार्ट है, कि जो हमारा फ्यूचर है आप उसको सेव कर रहे हैं। तो अगर आपको किसी भी हेल्प की कहीं से भी कोई जरूरत है तो आपको जरूर लेनी चाहिए और देनी भी चाहिए। और अगर आप खुद बच्चे के फ्रेंड बनकर आप कहीं उससे उसके मन की बात को जान पाए, अगर किसी बच्चे को जरूरत है कहीं, तो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी और आप दूसरों को भी इन प्रॉब्लम से अलर्ट कर पाएंगे। तो पेरेंट्स के लिए ये टिप्स हो सकते हैं, क्योंकि हम सभी होम्योपैथ्स हैं या हम ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ हम भी सारा दिन बिजी रहते हैं और शायद कहीं ना कहीं हम भी अपने बच्चे को निग्लेक्ट करते हैं, चाहते हुए शायद नहीं करते, लेकिन अनजाने में जो है हम शायद कर रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम भी बाहर निकलते हैं तो हमारे ऊपर भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, जो घर आकर कई बार हम ना चाहकर भी, बच्चे ने हमसे कुछ पूछा, हमारे पास आके बैठा, हम डांट के उसको भेज देते हैं, अभी समय नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चे की बात सुने, हम उसको अपने पास बिठाएं, लेकिन हम नहीं कर पाते क्योंकि हम खुद स्ट्रेसफुल है। तो ये बीइंग अ पेरेंट हमारे लिए भी इस चीज को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या हम कहीं ना चाहकर अनइंटेंशनली हम भी बच्चे को इमोशनली अब्यूज तो नहीं कर रहे, हम उसकी बात नहीं सुन रहे, तो हमें अपने ऊपर भी ये वर्क करना पड़ेगा। और कहीं हम ओवर डिसिप्लिन बनाने के चक्कर में, या हम सोचे कि अब हम इस स्टेज में हैं, बच्चा हमारा 10th में है, बच्चा हमारा 12th में हमारे जैसा बने या हमसे भी और ऊपर जाए, तो कहीं हम उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर तो नहीं दे रहे कि हम उसको जानने की कोशिश ही नहीं कर पा रहे, या वो उस फील्ड में जाना भी चाह रहा है या वो नहीं जाना चाह रहा। तो बीइंग अ होम्योपैथ या बीइंग अ प्रोफेशनलिस्ट भी हमें ये चीजों को महसूस करना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक डिसिप्लिन और अब्यूज की तरफ जाने में जो एक थिन लाइन है, हमें वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए, हमें खुद गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। तो छोटे बच्चों के साथ हम जैसे शाम को घर आते हैं, आप वर्किंग है तो उसको एक्टिविटीज में उसके पार्टिसिपेट कीजिए, बाहर जाकर उसके साथ खेलिए, ताकि कोई फ्रेंड उसका आसपास अगर नहीं है तो वो पेरेंट्स को ही अपना फ्रेंड समझे, उसे अपने मन की बात कहे। और कभी भी बच्चे को अनअटेंडेड जो है नहीं छोड़िए। कार में भी कहिए आप, तुम तो थोड़ी देर के लिए बैठो, मैं शॉपिंग करके आता हूँ। तो ये भी हमने केसेस बहुत ज्यादा देखे हैं कि कार को पेरेंट्स लॉक करके चले जाते हैं और अंदर बच्चे को दम घुटने के कारण बच्चे की जो डेथ हो जाती है। तो ये केसेस जो हैं वो नॉर्मली इसीलिए हो रहे हैं कि हम लोग समझ नहीं पाते कि आप बच्चे को अगर कार में अनअटेंडेड छोड़कर जा रहे हो तो आपको समय भी लग सकता है वहां पर, तो कहीं कुछ बच्चे को हो ना जाए। और सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चे को समझाना, सेक्सुअल अब्यूज से बचाना, कि गुड टच और बैड टच में बच्चे को डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, जो कि आजकल स्कूल्स में भी बहुत ज्यादा सिखाया जा रहा है, कि बच्चा खुद, चाहे वो नर्सरी का बच्चा है चाहे वो फर्स्ट में आ गया है, वो जाने कि कोई मुझे कौन से पार्ट पे टच कर रहा है, क्या वो उसका टच सही है या फिर वो गलत है। क्योंकि बाद में आकर वो शाम को घर आकर, स्कूल से घर आकर अपने पेरेंट्स को बता पाए कि उसको स्कूल में किसने कहाँ पर टच किया, क्या ये सही है या फिर वो गलत है। तो ये सारी चीजें हमें बच्चे को फिजिकली, सेक्सुअली और इमोशनली अब्यूज से बचाती है। और कई बार अगर कोई बच्चा हमसे कुछ कहता है तो उसके साइन को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे ही बोल रहा है, स्टेज में आकर ऐसा क्या हो जाएगा, लेकिन ये कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो कि समझना चाहिए और बिलीव करना चाहिए कि बच्चा जो कह रहा है, हो सकता है कहीं से कुछ सुना हो, बच्चा आगे बोल रहा हो, लेकिन हर बार ऐसे नहीं होता। हर बार बच्चा आपको कोई साइन देता है, एक रेड फ्लैग देता है, जो हमें अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के बिहेवियर में, बच्चे के एटीट्यूड में कोई चेंज आ रहा है तो आप जाइए,
पूछिए, हो सकता है बच्चा पहले दिन आपको नहीं बताए, दूसरे दिन आपको नहीं बताए, लेकिन जब आप हर शाम बच्चे को आधा घंटा देंगे, उससे पूछेंगे कि तुम्हारे स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो 100% बच्चा आपसे अपनी फीलिंग्स को शेयर करेगा। और हमेशा बच्चे को ये सिखाइए कि आप जो भी चीज कर रहे हैं, जब आप बच्चे से अलग हैं, सेपरेटेड हैं, बच्चा थोड़ी देर के लिए ट्यूशन जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो जो भी कुछ उसके साथ होता है वो शाम को हर हाल में आकर आपसे जरूर शेयर करे, क्योंकि उसके बिहेवियर में बहुत ज्यादा देर हो जाए जा रहा है और आप देख नहीं पा रहे, महसूस नहीं कर पा रहे, तो इसका जो है वो बच्चे को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन आप अपने बच्चे को हमेशा के लिए खो देंगे। तो बच्चे को हर चीज सिखाइए, करेक्ट नेम सिखाइए, उसके प्राइवेट पार्ट्स के बारे में उसको पता होना चाहिए, ताकि उसको कोई सेक्सुअली अब्यूज नहीं कर पाए। तो आजकल जो है वो रिपोर्ट करना भी इन केसेस को आसान हो गया है, क्योंकि कई सारे जस्टिस सेंटर्स खुल गए हैं, जिसमें चिल्ड्रन जस्टिस सेंटर्स हैं, लोकल पुलिस हैं, वो हेल्प कर सकते हैं। जो एक्चुअली एक पोक्सो एक्ट भी हम सब जानते हैं कि आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, क्योंकि बच्चों का सेक्सुअल अब्यूज इतना ज्यादा हो गया है, रेप केसेस इतने ज्यादा हो गए हैं, जिसको हम प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल अब्यूजेस एक एक्ट है, जिसमें जो ट्रायल्स हैं वो इतनी जल्दी परफॉर्म किए जाते हैं कि जो प्रीडेटर्स हैं या जो एक्यूज्ड है, जिसने ये रेप परफॉर्म किया है बच्चे के ऊपर, उसको अब्यूज किया है, तो उसको बहुत ज्यादा सजा आजकल देने लग गए हैं। तो ये सारी चीजें आजकल आसान भी हो गई हैं कि हमें बस अप टू डेट होना है, हमें जितने भी अमेंडमेंट्स हो रहे हैं किसी एक्ट में या जो भी कुछ चल रहा है हमारे पास, थ्रू न्यूज भी हमें बहुत सारी चीजें पता लग गई हैं। तो आप अवेयर होइए, आपके यहाँ जो लीगल अथॉरिटीज हैं या जो हेल्थ अथॉरिटीज हैं वो बैठी हैं हमारी हेल्प करने के लिए। कहीं से भी आपको कहीं ऐसी कोई न्यूज मिल रही है या आपने देखा कहीं आपके आसपास, तो आप इसको जरूर जो है वो इंफॉर्म कीजिए, ताकि हर एक के ऊपर ये लीगल ऑब्लिगेशन रहता है, रिपोर्ट कीजिए ऐसे सस्पिशन को, ताकि आप उस एब्यूज को नोटिफाई कर सकें और शायद आप उस बच्चे की हेल्प कर पाए। तो ये कई सारे एक्ट्स हैं जो स्पेशली बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट बना था 1890 में, एक बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट बना था 1959 में, क्योंकि बेगिंग के भी हम बहुत ज्यादा केसेस देखते हैं कि बच्चों के किडनैप्स होते हैं और बच्चों को ले जाकर जो है वो सिखाया जाता है कि आपने भीख कैसे मांगनी है। तो हमें शायद देखकर भी अंदाजा हो जाता है कि ये भिखारी बच्चा लग नहीं रहा और ये हमारे जैसा ही कोई अच्छी फैमिली का बच्चा लग रहा है, और कहीं कोई ऐसा इंट्यूशन होता है या कहीं कोई ऐसी चीज हम देखते हैं, तो ये हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम उस चीज को पुलिस के तरफ या कहीं पे भी, अगर कहीं कोई आपका कोई नोन कहीं हायर पोस्ट पर कहीं अथॉरिटी पे है, तो आप इंफॉर्म किए, तो शायद आप किसी बच्चे की जान जो है वो बचा पाए। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1986 में आया था, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया था 2000 में, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ द चाइल्ड एक्ट आया था 2005 में। तो ये कई सारे लेगिस्लेशंस हैं जो बनाए गए हैं, जो कि हेल्प कर सकते हैं हम चाइल्ड अब्यूज से बच्चों को बचा पाए। और इस एक्ट के बारे में मैंने आपको बताया अभी, जो कि बिल पास किया गया था 22 मई को 2012 में हुआ था ये राज्यसभा में। और बेसिकली ये एक्ट जो है वो प्रोटेक्शन के लिए हुआ, चाहे वो बच्चे के ऊपर ऑफेंस हो रहा है, बच्चे को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, या बच्चों की पोर्नोग्राफिक वीडियोस बनाकर अपलोड की जा रही हैं, ये सारी चीजें उसके अंडर आती। और ज्यादातर इसमें जो एज ग्रुप हम कंसीडर करते हैं वो बिलो 18 लिया जाता है, और 18 के बाद जो है वो रेप के अंडर आ जाते हैं, अडल्ट केसेस जो कंसिडर होते हैं। तो बिलो 18 अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो आपको लग रहा है कि वो सेक्सुअली अब्यूज हो रहा है, तो इस एक्ट के अंदर उसको पनिशमेंट जो है एक्यूज को मिल सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने एक्ट के नोटिफाई किए हैं, जिसमें अलग अलग से मतलब
चीजें हैं, ऑफेंसेस हैं, लिमिटेशंस हैं कि अगर प्रॉपरली कोई पेनाइल पेनिट्रेशन हुआ है, बच्चे के ऊपर प्रॉपर रेप किया गया है, तो उसकी पनिशमेंट कितनी होगी। लाइक 7 years की पनिशमेंट है, लेकिन आजकल जो है वो फांसी की सजा भी दी जा रही है, क्योंकि इतने हीनियसली क्राइम किया जा रहा है, तो जिसकी सजा जो है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि उसमें बच्चे को स्ट्रेंगल करके मारा भी जा रहा है। तो केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं जहाँ पे कोई एग्रावेटेड असॉल्ट ऐसा असोल्ट होता है जहां पर कोई पुलिस कस्टडी में हो, या कोई ऐसा अथोराइज्ड पर्सन है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो ऐसा कर रहा है, तो उसके लिए सजा कंपैरेटिवली और ज्यादा बढ़ा दी गई है। जैसे सेक्शन सिर्फ सेक्सुअल असॉल्ट है जिसमें सिर्फ टच किया गया, तो उसकी जो सजा है वो 3 से 5 साल की है। और किसी अच्छे ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने किया है जो कि जिसकी एक हायर पोजीशन थी, और उसने अगर ऐसा कोई क्राइम किया तो उसकी सजा कंपैरेटिवली ज्यादा है। सेक्सुअल बच्चा हैरास हो रहा है, कोई ऐसा वियर्ड साउंड बच्चे के ऊपर लगाया गया, या उसको पोर्नोग्राफिक वीडियोस बनाई गई हैं, तो उसमें सजा जो है वो 3 साल या उसका फाइन भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। और अगर बच्चे का सेक्सुअल ऑर्गन्स का ही सिर्फ पोर्नोग्राफी बनाई गई है, तो उसका इम्प्रिजनमेंट 5 years का है। तो यानी कि ये है कि जो पॉक्सो एक्ट है, या जो गवर्नमेंट है इतना ज्यादा अवेयर हो गई है इन चीज को लेकर, क्योंकि केसेस ही बहुत ज्यादा आ गए हैं आजकल, तो उसको रोकने के लिए ये चीजें इम्प्लीमेंट करना, ट्रायल्स जल्दी से करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो थैंक यू, ये आज का मेरा टॉपिक था। आई होप कि शायद अ, हम इतने आजकल अपनी दुनिया में खो गए हैं कि अ, बच्चों को समय देने का समय ही नहीं रहा है। तो शायद आई होप ये टॉपिक मदर्स डे के ऊपर शायद मुझे लगा कि जरूरी था। Thank एब्सोल्युटली मैम, बिल्कुल आपने बताया कि सबसे पहले तो ये जो आपने बताया कि समझिए ये एक बच्चे और माँ के लिए सबसे जरूरी है। बहुत अच्छा आपने बताया मैम। ये बच्चों का जो सेफ्टी के लिए बच्चों को सबसे पहले बच्चों की बात बिना प्रेशर के सुननी चाहिए, और हाँ, उनको ये, हाँ, उनको ये विश्वास दिलाए कि आप उनके साथ में हैं, उनको बिल्कुल बिल्कुल। रीअश्योर करें। और डॉक्टर दीपमाला, मैं कहना चाहूंगी कि आप सबसे पहले आज बच्चे की अपने बात सुन रहे हैं तो ये हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल वो उसने मुझे उसको एज ए फील नहीं बस होगा कि मेरे कमेंट, को निग्लेक्ट किया मम्मा ने। हाँ कमेंट, जी, हाँ कमेंट उसने किया कि पहले आप खुद करती है, बच्चे की बात सुनती है, उन उसका जस्ट बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए कहते हैं कि चेंज हमें हमारे से ही शुरुआत करनी चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हम किसी और को बदलने की कोशिश करें। जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम। जी, बट आपने बहुत सारी बातें बताई ना कि बच्चे सुनते नहीं है, ये बात हाँ, भी है। जी, जी, ये और फैक्ट है आजकल का। बिल्कुल बिल्कुल। जी, बिल्कुल बिल्कुल मैम। जी, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा आपने थैंक यू बताया। सो मच, थैंक यू सो बिल्कुल आपने करंट, जो आज का जो टॉपिक आपका था ना, बिल्कुल वो करंट है, जो कि बिल्कुल हम आप बिल्कुल। लोग हर कोई इस चीज को फेस कर रहे हैं, एज ए चैलेंज हम लोगों को लेकर इस पे वर्क करना चाहिए। सब, और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल सही बात, हम पहले खुद के मतलब खुद के घर से ये शुरुआत करें। शुरुआत करें, और बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, अब बच्चों को समझना, साथ साथ ये एब्यूजनेस जो आपने बताया कि बच्चों को नहीं बोलना भी जरूर सिखाना चाहिए, हाँ, कि बिल्कुल कहाँ सही पर कहा। क्या, हाँ, कहाँ बिल्कुल, क्या गलत है, आप वो बच्चे खुलकर ये चीज बोल पाए, बोलना और चाहिए, उनको बिल्कुल हाँ कंफर्टेबिलिटी उन्हें देनी चाहिए, और देनी, क्योंकि उन्हें हम श्योर हर जगह करना हो चाहिए। नहीं सकते पास उनके। बिल्कुल हम उनके बिल्कुल, साथ नहीं हो सकते, नहीं चल तो सकते। उनका हाँ जी, आप बिल्डअप करें, उनके अंदर ये फेथ बिल्डअप करें कि कॉन्फिडेंस, आप बिल्कुल खुलकर, हाँ बिल्कुल। कॉन्फिडेंस आप उनको बनाए बिल्कुल कि आप बिल्कुल। मम्मा या हो या कोई भी हो, पेरेंट्स आपके साथ एनी टाइम नहीं रह सकते हैं। नहीं रह आप अपनी सकते। बात को खुद को खुलकर बोलो, खुद के लिए भी फाइट करो, स्टेप लो, बिल्कुल तब तो मम्मा तो आपके साथ में है, पेरेंट्स आपके साथ हैं। यस यस सर। सर ने भी, डॉक्टर राम प्रवेश शाह सर ने भी हैंड रेज किया है।
जस्ट मिनट सर, मैं आपको थैंक यू, म्यूट करी, बट हमारे थैंक यू, पास टाइम नहीं है। थैंक यू, थैंक हाँ यू जी सर, आप दीपमाला। 1 मिनट के। दीपमाला, यस सर, यस यस सर, दीपमाला बोलिए तो सर। बच्चे को बात सुनती है, बच्चा आके सुनाया बात, समझे ना। जी। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा जो है। रुचि वाधवा जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो, बहुत थैंक यू अच्छा। सर। लेकिन इसमें रोल ऑफ मैथमेटिक है, और जी सबसे पहले तो रोल हमारा जो है जी, माता और पिता का होता है, उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल। रोल जो है जी, वातावरण का होता है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल सोरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, समझे ना। फियर एंड इनसिक्योरिटी, है ना। बिल्कुल तो इसमें जो है, इसमें सोरा का बहुत बड़ा रोल है, और साइकोसिस सप्रेशन रोल है, बिल्कुल सर, एंड बिल्कुल बिल्कुल। सिम्प्लिटिक एक्टिव नेचर, यह जो है सर अब हम मेंटल लोग चेंज इसको रोल ज्यादा, है। हाँ वेरी सर, वेरी एक मैम थैंक्स, अभी बहुत एक्चुअली अच्छा। इस पे लेकिन एक माता पिता को मेडिस पहले बच्चे पैदा करने से पहले ही सोचना चाहिए कि बच्चा कैसा हो। यह जो है बिल्कुल बटन दबा सर, देने इट्स से नॉट इलेक्ट्रिक पॉसिबल, बिजली ऐसा बन थोड़ी होता जाता है। है। का मतलब है कि हम इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का इंजीनियर नहीं है। बच्चे पैदा करने के लिए किस वातावरण में माता पिता को सोचना होगा, और तब बच्चा जो है बहुत अच्छा होता है। वेरी वेरी थैंक्स, थैंक यू। घर घर होम्योपैथिक, घर घर चलिए होम्योपैथिक। थैंक यू हाँ सर। सर, मैं कहूंगी कि आप इस पर, इस टॉपिक पे, क्योंकि आपने होम्योपैथ और मेडिसिन से इस पार्ट को अभी आपने नहीं टच किया है। बिल्कुल, अभी तो मैंने जान के टच नहीं किया, मैंने कहा वो नेक्स्ट तो सेशन में सभी इसे करते हैं। आगे भी आप इसको, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, इसका एक Now, so सेकंड पार्ट time ये is होगा कि मेरे over. लिए ये अब चीज हमारा जानना बहुत टाइम, Doctor, जरूरी हमारा, था। यस, जी doctor, no, जी हाँ, जी time is यस over. यस 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 सर, अब हमारा हिंदी सेशन का थोड़ा है, तो अभी से आगे मैं कंक्लूड करूंगी इस सेशन को। अब थैंक यू हमारा मैम, इंग्लिश थैंक यू। सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, सो मैं डॉक्टर हुबर्ट सर को मैं हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर।